बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है, और हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो विजन है, वो बेसिकली हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनको एजुकेट करना है, ताकि उनको पता चले कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी अगर उनको होती है या उनकी बॉडी के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई इफेक्ट आता है, कुछ सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती हैं, तो उन्होंने कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। आज का हमारा जो प्रोग्राम होगा ये हम करेंगे कि टाइफाइड टेम्परेचर जो है वो क्यों इतना लेंथी होता है, क्यों इतना लंबा चलता है, और मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड क्या होती है कि टाइफाइड अगर आपको बुखार हो गया तो वो कब तक चलता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। फिर टाइफाइड के अंदर या वायरल डिजीज़ के अंदर जहाँ पे आपको मैदे जिगर का मसला हो, आपको आंतड़ियों का इशू हो, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का क्या रोल होता है, और फिर जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक है ये डॉक्टर्स के लिए सीखना कितना ज़रूरी है, हर क्लिनिक पे अल्ट्रासाउंड की क्या अहमियत है। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो के अंदर जिन शख्सियात को दावत दे रखी है उनमें से एक मोस्ट फेमस डॉक्टर मुमताज़ नियाज़ी बिन कासिम, जो मास्टर ट्रेनर अल्ट्रासाउंड हैं, उनको मैंने दावत दे रखी है। सर, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। उसके साथ ही एक मोस्ट पॉपुलर फैमिली फिजिशियन हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर अरफा अख्तर। डॉक्टर साहब, मैं आपको भी अपने शो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड पे हम बात करेंगे, और फिर आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है, और फिर हर क्लिनिक के ऊपर अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले सर से ही आगाज़ करूंगा कि सर, किसी भी डायग्नोस्टिक सिस्टम के अंदर जैसे कि लैब इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो अल्ट्रासाउंड किसी भी क्लिनिक पे क्यों ज़रूरी है? वक्त के साथ जितनी भी मेडिकल साइंसेस में नई तहकीकात होती हैं, नई सहूलियात आती हैं, वो पहले तो बुनियादी वजह समझें कि इसलिए रिसर्च करनी पड़ती है कि पिछली नाकाफ़ी होती हैं। ठीक है। किसी भी दौर में कोई भी तहकीक अल्टीमेट या फाइनल नहीं होती, ये कंटिन्यूसली ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी सर। अल्ट्रासाउंड बाई चांस एक ऐसी मोडेलिटी ईजाद हुई, बनाते वक्त भी इसका जहन में ये था कि कोई ऐसा हमारे पास टूल आ जाए जिससे नुकसान ना हो। जी ठीक है। और इसकी अगर पीछे हिस्ट्री में जाएं तो ये इजाद भी गायनेकोलॉजिस्ट्स ने की थी। ठीक है। क्योंकि वो अपनी प्रेग्नेंट ख़वातीन के बच्चे की पोजीशन या दूसरी चीज़ों के बारे में जब जानना चाहती थी तो वो एक्सरे नहीं करवा सकती थी, या एटलीस्ट ज़्यादा मरतबा नहीं करा सकती थी। तो इसका सारा क्रेडिट उनको जाता है। जी। आज के दौर में अगर देखें, हम बात कर रहे हैं और तरह से, डॉक्टर साहबा बैठी हैं, आप डॉक्टर हैं, हमारे व्यूअर्स में जो डॉक्टर होंगे वो समझ जाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो चाहे डॉक्टर्स नहीं हैं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही हैं, तो बात उनको समझ आ जाए। तो सादा तरीन अल्फाज में अगर कहें कि अल्ट्रासाउंड इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप। आप ये जो कानों में लगा टूटियां लगाते हैं, इट इज बहुत से कंट्रीज में इमरजेंसी में वार्ड में बेड साइड पे मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ हमारे तो अच्छे यूनिट्स में कार्डिक मॉनिटर लगा होता है ना, स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगी होती है। ऐसे ही बिल्कुल। और वो जब पढ़ाते हैं या उनकी मूवीज आती हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, तो इमरजेंसी बेड साइड अल्ट्रासाउंड उसका नाम है। मरीज आया, अब उसको क्या लगा, पाकिस्तान में आपने नब्ज देखी, थर्मोमीटर लगाया, फलां किया, स्टेप्स लगाई, वो लोग स्टेप्स के साथ अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, बिकॉज ये उतनी ही हार्मलेस है जितनी स्टेथोस्कोप है। जी ठीक। अब मज़ीद सादा अल्फाज में बताऊं कि आप देख रहे हैं, आपकी नज़र कमज़ोर है, तो भी आप ऐनक लगाते हैं, पढ़ते हुए भी ऐनक लगाते हैं। जी ठीक। और अगर आपकी नज़र ठीक भी है और आपने चांद देखना है, ठीक है, तो पुराने ज़माने में वो कड़ा रख के घड़े का और उसके अंदर से देखते थे फिक्स करके, ताकि फोकस रहे। और आजकल लंबी लंबी दूरबीनें मौलाना हजरात लगा के बैठे होते हैं, तो उन्हें कहें चांद ही है ना, देखें।
अच्छा, वैसे देखने वाले भी वो होते हैं जिनको दिन में भी नजर नहीं आता। तो दूसरा इसका चलें इस एंगल से ले लें कि जिनको नजर नहीं आता उनको दूरबीन से नजर आ जाता है, इसलिए तो वो 2 दिन बाद में बताते। तो आई होप आप बात समझ गए कि जिनको नजर नहीं आता उनको भी अल्ट्रासाउंड से नजर आ जाता है जी। इसकी जरूरी है। नाजरीन, जैसे आपने देखा डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड की अहमियत के ऊपर बात की, तो चूंकि मेरा जो टॉपिक है, मेरी जो सेकंड गेस्ट हैं वो बेसिकली टाइफाइड मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगी, तो इसलिए हमने अल्ट्रासाउंड का पहले जिक्र किया। चूँकि हमारे यहाँ गली मोहल्लों में जो प्रैक्टिस होती है, तो यहाँ पे जब तक डॉक्टर आपके पेट को हाथ ना लगाए, जब तक डॉक्टर आपकी नब्ज़ ना देखे या डॉक्टर आपको प्रॉपर चेक ना करे, तो लोग ये समझते हैं कि इसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी डिग्रियाँ हैं, वो फारिग हैं क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हाथ ही नहीं लगाया। तो अब होता क्या है कि जब भी किसी लोकल क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पेशेंट रिपोर्ट होता है, तो पेशेंट का चूंकि वो ऑलरेडी लोगों ने विडाल टेस्ट करवाया होता है या कोई सीबीसी वगैरह करवा लेते हैं, जिसकी आज के दौर में अहमियत कम हो चुकी हुई। तो अब इसकी डायग्नोज हमने कैसे करना होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब टाइफाइड को आप अपने क्लिनिकल ट्रायल में किस तरह डायग्नोज करते हैं? जी सर, टाइफाइड के सबसे पहले तो हम हिस्ट्री से अगर स्टार्ट करें तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। और जैसे सर ने कहा कि अब अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, और अल्ट्रासाउंड आपके बेड साइड पे होना चाहिए, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, ताकि वो आपकी असिस्ट करता है, आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आपको डायग्नोसिस तक पहुंचने में एक फास्ट ट्रैक मिल जाता है। तो बाकी आप जो ब्लड टेस्ट आपने जिक्र किया, सीबीसी विडाल टेस्ट है, यूरिन कंप्लीट आप करवा लेते हैं, साथ आप स्टूल और यूरिन कल्चर करवा लेते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है उनकी रिपोर्ट्स आने में। तो अल्ट्रासाउंड से आपको एक मेजर, एक बड़ा एक व्यू मिल जाता है कि उसमें एब्डोमेन में कोई फ्लूइड कलेक्शन आ रही है या कोई कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहा है पेशेंट, तो वो आप टाइमली उसको पिक कर सकते हैं। तो इसमें फिर अल्ट्रासाउंड की बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये आप क्या समझती हैं कि आपको कैसे पता चलता है कि ये टाइफाइड बुखार है? क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी हमारी कम्युनिटी है या जितने भी लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, तो उनको तो ये पता ही नहीं होता, वो 8-10 दिन दवाई तो घर से सेल्फ मेडिकेशन करके आ रहे होते हैं। जी सर, इसमें सबसे ज़्यादा तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस है, और जो हमारे यहाँ इस कदर कॉमन है ये चीज़ कि जब आप तक मरीज़ पहुँचता है तो वो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो चुका होता है, और वो घर से और इधर उधर से बहुत सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी लेके आया होता है, जिसमें कोई घर के कोई पुराने बुजुर्गों के हो गए, होम रेमेडी भी उसने की होती है, वो फिर हकीमों की पक्कियां भी खा चुके होते हैं, उसके बाद वो आपके पास पहुंचते हैं। तो मेरा असल में जो कंसर्न है, वो सवाल ये है कि जब आपके क्लिनिकल ट्रायल में कोई पेशेंट रिपोर्ट हो गया, आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री को मेंटेन कर लिया, आपने ये देख लिया कि आपको बुखार कब से हो रहा है, रात में हो रहा है, दिन में हो रहा है, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, वॉमिट की कैफियत तो नहीं है, तो उसके बाद जब आप डिसाइड कर लिया, तो फर्स्ट टाइम पे जो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करती हैं वो क्या है? सर, उसमें जब हम सीबीसी करवाते हैं तो उसमें जो न्यूट्रोपिनिया आता है वो स्पेशली उसके साथ टाइफाइड के साथ रिलेटेड होता है। जिस तरह जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होना चाहिए, फीवर के साथ वो ब्रेडिकार्डिया आ रहा होता है, यानी कि आपका जो हार्ट रेट है वो टाइफाइड के फीवर के साथ कम आ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू कि जैसे फीवर के साथ आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। ये सिम्टम्स भी डॉक्टर्स इजीली पिक कर लेते हैं और टाइफाइड के डायग्नोसिस की तरफ चले जाते हैं। बाकी आपको लैब रिपोर्ट्स के साथ भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, उसमें आपको कल्चर जो यूरिन और ब्लड स्टूल का है, ब्लड कल्चर आप करवाते हैं, उसके साथ आपको बहुत हेल्प हो जाती है। जो बैक्टीरिया हैं साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी, वो आइसोलेट हो जाते हैं। आजकल तो बड़ी बल्कि जल्दी आपकी कल्चर रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं, तो उसमें वो आप डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर आपने ट्रीटमेंट का डिसाइड करना होता है कि पेशेंट ऑलरेडी क्या ले चुका है, और जैसे इतनी एंटीबायोटिक की ओवर यूजेस की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रही है, तो बेसिक जो एंटीबायोटिक है वो ऑलरेडी पेशेंट लेके आया होता है। एंटीबायोटिक से मेरे माइंड में भी एक बात है, मेरे पास एक फैमिली आती है रेगुलर बेस पे, तो उनका नेटवर्क इतना है क्योंकि 200-300 बंदा उनकी फैमिली में, तो जो भी मेरे क्लिनिकल ट्रायल में आता है मैं पहला सवाल करता हूँ सिप्रोक्सन खा के आए हो, क्योंकि उनके खानदानी दवाई है सिप्रोक्सन। सही, उन्होंने आपको कोई भी मसला है ना, तो सिप्रोक्सन लाजमी देनी है। क्योंकि तो सेल्फ मेडिकेशन हमेशा नुकसानदेह होती है। हमने हमेशा अपने व्यूअर्स को ये कहा है कि सेल्फ मेडिकेशन, वो आपका मल्टीविटामिन हो, वो आपका कैल्शियम हो, वो आपका विटामिन डी हो, कोई भी मेडिकेशन जो आपने सेल्फ किया है विदाउट किसी कंसल्टेशन के, वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर कौन से मिनरल्स की शॉर्टेज है या कौन सा विटामिन आपको चाहिए या ज़रूरत है भी या नहीं है। तो इसलिए कोई भी मेडिकेशन विदाउट कंसल्टेशन हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होती है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सही, आप सर आपकी बात को मैं एंडोर्स करूंगी कि कोई भी अच्छा डॉक्टर साहब, एक सॉरी,
ऐसे भी होता है कि कोई आपको लगता है कि गलत एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके जो बीमारी आपकी 2 दिन में रिकवर हो सकती थी वो आपने उसको 2 माह तक ले ली? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अंडर डोजेज ले रहे हैं एंटीबायोटिक की, तो वो आपके बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको नहीं रोक रहा है, उसको हॉल्ट नहीं कर रहा है, तो जाहिर है कि आपको एक एंटीबायोटिक लेने के बावजूद आपकी बॉडी से रेडिकेट नहीं हुआ। तो जब तक प्रॉपर डोजेज प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं ले रहा पेशेंट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो एंटीबायोटिक सवाए रेजिस्टेंस कॉज करने की आपकी बॉडी में और एंटीबायोटिक रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया हो गया, आपको एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स शुरू हो गए, उसके नुकसानात बल्कि शुरू हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप मेडिकल स्पेशलिस्ट से मेडिसिन लें और प्रॉपर डोजेज के साथ और प्रॉपर टाइम के साथ वो दवाई लें, ताकि वो आपको फ़ायदा करे, बजाय ये कि कोई उल्टा ही उसका कोई नुकसान आपको फेस करना बिगड़ी हुई बीमारी के साथ मेरे पास ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सर उसको ट्रीट करना। जी डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि टाइफाइड बेसिकली हम इसके बाद इसके ऊपर और भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर आपके पास अगर कोई सेल्फ बंदा पहुंच जाता है, वो कहता है जी मुझे टाइफाइड मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो मुझे किसी ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है? देखिए, अल्ट्रासाउंड का रोल टाइफाइड को ठीक करने में नहीं है। सबसे पहले तो मैं डायग्नोज करने में उससे ये चीज क्लियर करूंगा कि तुम अल्ट्रासाउंड करवा के ठीक होने आए हो या अभी प्रॉपर डायग्नोसिस करने आए हो। ट्रीटमेंट तो बाद में स्टार्ट होगा, बिकॉज कोई भी बीमारी हो, डायग्नोसिस इज 50% ऑफ द टास्क। ठीक है, पहले ये मुकम्मल होगा, बुनियाद बनेगी तो आप आगे चलेंगे। जी ठीक है। एज यू वेरी वेल नो, जब भी हम कोई जैसे फीवर है जी जी, तो एक मेडिकल में टर्म होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक होती है प्रोविजनल डायग्नोसिस। बुखार है, प्रोविजनल डायग्नोसिस पे घरों में तुक्के लगने शुरू हो जाते हैं, क्वैक्स तुक्के लगाते हैं, मलेरिया भी हो सकता है। अब एवरी फीवर विद चिल्स इज नॉट मलेरिया। डीडी है ही यही कि कितनी किस्म के बुखार हैं जिनमें सर्दी भी लगती है। ठीक है, और उसमें से फिर आप बारीकी में जाते हैं, फिर आप बेबस हो जाते हैं, फिर आप एक्सरे कराते हैं फॉर निमोनिया, क्योंकि वो भी फीवर विद चिल्स है। ऐसे ही। फिर आप वायरल के लिए कुछ ना कुछ करवाते हैं, फिर आप सीबीसी करवाते हैं। ठीक है। अब विडाल का ही देख लें, विडाल आया, धूमें पड़ गई, जिसका विडाल पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं इस अंधी तकलीफ के भी खिलाफ हूँ। बाद में विडाल को इजाद करने वाले खुद माने कि विडाल ठीक होने के कई साल बाद भी पॉजिटिव आता रहता है, जबकि उस वक्त इवन बुखार क्या, बुखार नहीं भी होता, वो फिर भी पॉजिटिव आता है। पेशेंट हेल्दी लाइफ गुजार रहा है, तब भी विडाल पॉजिटिव आता रहेगा। वो शॉर्टकमिंग 70% लोगों का करवाएं तो पॉजिटिव आएगा। अब उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया और टेस्ट आए, टाइफाइड और बाकी चीजें ऐड होगी, फिर उनको नेगेट किया गया। अब इंटरनेशनली टाइफाइड का टेस्ट ही कोई नहीं है, ऐसे ही आप सीबीसी से चलते हैं। ठीक है। फिर मान लेना कि वो जो पुराने बाबे हैं उन्होंने उस्तादों से मार खा के सीखा है, और हमारे दौर में क्लिनिकल मेथड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। ठीक है। पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, फिर उसमें हम हिस्ट्री लेते थे और बड़ी डांटें भी खाई। वो आज हमारे काम आ रही हैं कि उसमें एनोरेक्सिया हो रहा है, खाना अगर ज़बरदस्ती खा भी लिया उसने तो उसको बाद में वो रेचिंग और क्या क्या हो रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उसको डिफ्यूज जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन हो रही है, नहीं हो रही, पखाना आ रहा है तो किस किस्म का आ रहा है। तो मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आते ही उसको ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट करें। जितना आप ज़्यादा हिस्ट्री टेकिंग और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे कंसंट्रेट कर लेंगे और उसको डिटेल से करेंगे, और आप जानते भी हों, ऐसे ही ना करते रहें, तो उतना ही आपको टेस्ट्स का बर्डन मिनिमम होगा। अब मेरा पेशेंट है, वो मेरा पेशेंट है, उसका खर्चा होता है तब भी मेरी टेबल से हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा, बचत हो रही है तो मेरी टेबल से हो रही है। तो मेरी कोशिश होगी कि जो बहुत ज़रूरी टेस्ट हैं पहले वो करवाए जाएं। उनसे अगर तो मुझे मर्ज़ की तह तक पहुंचने में मदद मिल जाती है तो बिस्मिल्लाह करें, इलाज शुरू करें। नहीं मिलती तो सेकंड फेज़ में, और ये चीज़ मैं कम से कम अपने पेशेंट्स को स्टार्ट में लेके चलता हूँ कि आपके टेस्ट हो सकता है बहुत सारे हों, लेकिन ये 2-3 पहले करवा लें। और आपने ये बाद में नहीं सोचना कि ये उस वक्त मुझे नहीं आते थे और मैंने बाद में पढ़े, मैं सिर्फ आपका खर्चा बचाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूं। ठीक है। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि जब हम किसी स्टूडियो में होते हैं तो टाइम लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि मेडिकल के ऊपर हम घंटों बात कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, नॉलेज भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर की जो नज़र होती है ना,
इससे बड़ी कोई लैब नहीं होती। चूँकि जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे सामने बैठा होता है, फिजिकल हम उसका एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो हमारी जो आंखें होती हैं ये अल्ट्रासाउंड का काम कर रही होती हैं, ये पूरी एक लैब इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन कुछ चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए, पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हमें ये सारे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, अपनी बात को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से सर ने आपको डायग्नोस्टिक के ऊपर बात की और मैडम ने टाइफाइड मैनेजमेंट के ऊपर बात की, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डॉक्टर की आंखों से बड़ी कोई लैब नहीं होती, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता, क्योंकि उसका इतना एक्सपीरियंस होता है काम करके, क्योंकि डेली बेसिस पे पेशेंट देख के तो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अब इसमें आपकी जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जब भी पेशेंट किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में या किसी कंसल्टेंट के पास जाता है तो प्रॉपर उसकी जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो उसके पॉइंट 70% होते हैं, और 30% जो आगे डॉक्टर ने डिसीजन लेना होता है, फिर उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानूंगा, एक बंदा आपके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट हो गया, उसका टाइफाइड पॉजिटिव है, तो उसका ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? जी सर, उसमें सर सबसे पहले अगर हम बात कर लें नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स की, यानी कि बगैर दवाइयों के जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो आपका हाइजीन। एक तो सबसे पहले हाइजीन पे हम बात कर लें कि टाइफाइड का मसला ही वहाँ से शुरू होता है जहाँ मरीज़ ने बाहर से खाना खाया है, या उसने हाथ धोए बगैर खाना खाया है, कहीं से कोई कंटेमिनेटेड वाटर उसने कंज्यूम किया है उसकी वजह से, या घर में हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, जो खाना पकाते हैं वो यूटेंसिल्स की सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो सबसे पहले आ जाएगी हाइजीन की। अब अगर बीमारी हो गई तब भी फर्स्ट स्टेप हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आपने हैंड वॉश करने पे एटलीस्ट 20 सेकंड्स तक आपने हैंड्स को स्क्रब करने की जो रूटीन है उसको आपने सब फैमिली मेम्बर्स के लिए आपने लाजमी करार देना, उनको दोबारा से एक्सप्लेन करना है, इसकी इंपॉर्टेंस उनको बतानी है। और खाना बनाने की जो सफाई का ख्याल रखना है कि डस्ट से, जर्म्स, जो फ्लाइज वगैरह, उनसे बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना हो, उनको प्रिवेंट किया जाए। ऐसे मेजर को कि अगर आपको बाहर से खाना खाना पड़ा तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि बेसिकली बीमारी आती वहीं से है जहाँ कंटेमिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम किया हुआ है। तो सबसे पहले आपकी हाइजीन आ गई, उसके बाद फिर डाइट। जब एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है सबसे पहले आपने उसको डाइट का एजुकेट करना है कि अब आपको ये अगर मसला आ गया है टाइफाइड का, तो आपने सॉफ्ट डाइट लेनी है, ब्लैंड डाइट लेनी है, स्पाइसी और ग्रीसी फूड जो देर से हजम हो, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। सादी खुराक हो, घर की बनी, साफ़ सुथरी और लाइट हो, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। इसके अलावा फ्लूइड इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि कैटाबॉलिक डिजीज़ है, आपकी जिस्म में प्रोटीन्स की तोड़ फोड़ हो रही होती है। ठीक है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए लीन प्रोटीन्स आपको ज़रूरी होते हैं, जिसमें सी फूड बेस्ट है आपकी, या वाइट मीट जो चिकन है या बर्ड मीट आपको मिल जाता है वो बेहतरीन है। इसके अलावा मटन आपको अवॉइड करना चाहिए, वो हैवी फूड्स में आ जाता है आपका। और सर यही है कि आपकी फ्रूट और वेजिटेबल और पानी का इंटेक, सादी खुराक हो, और बार बार लें। बेशक थोड़ा सा वाटर के अलावा आप फ्लूइड्स में यखनी ले सकते हैं, सूप्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर सूप्स हों या घर में बने हुए जो भी हाइजीनिक आप बना सकते हैं, वेजिटेबल या चिकन सूप बना सकते हैं, वो कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें वाटर का हाइड्रेटेड रहे आपकी बॉडी, और जो कैटाबॉलिक एस्पेक्ट है डिजीज़ का उसको हम कवर कर सकें। फिर इन मेजर्स के बाद जो आप मतलब पेशेंट को रेस्ट भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अपने ओवर एक्सर्शन नहीं करनी, कुछ दिन अगर आप रेस्ट ले सकते हैं, जॉब से ऑफ ले सकते हैं, तो दैट्स बेस्ट। और उसके बाद फिर आपने मेडिसिन उनसे ज़ाहिर इंक्वायर करेंगे कि आप पहले कौन कौन सी एंटीबायोटिक ले चुके हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर के लिए तो सादे आप जो कंज्यूम करते हैं पेशेंट को बताते हैं, पैनाडोल यूज़ करनी है, पैरासीटामोल यूज़ करनी है, वो पेशेंट को भी पता होता है, वो आपने उसको एडवाइस कर सकते हैं जब फीवर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में अभी सोशल मीडिया पे ये पूछा जा रहा है कि जब आप डोज दे रहे होते हैं तो डोज मेजरमेंट में आप पर केजी के हिसाब से किस तरह उसको मेंटेन करते हैं? मसलन अगर हम पैनाडोल देते हैं, मेरे अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोग रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं जी पैनाडोल मैंने 2 खाई हैं या 4 खाई हैं या 6 खाई हैं। लोगों को ये नहीं पता होता कि पैरासीटामोल इसमें कितना है, 500 मिलीग्राम है, और हमने उसको डिवाइड करना है अगर आपकी बॉडी के वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली। तो उसमें आप अपने क्लिनिकल ट्रायल में किस तरह पेशेंट को टाइटल करते हैं? क्योंकि हमारे तो माशाल्लाह एडल्ट पेशेंट्स ही होते हैं, तो हमारी जो स्टैंडर्ड डोज है 500 मिलीग्राम की 2 गोलियां टेम्परेचर के हिसाब से 4 या 6 आवर्ली आप रिपीट कर सकते हैं। एवरी 6 आवर्ली? जी।
ठीक है। और इसके अलावा फिर एंटीबायोटिक जो पेशेंट यूज़ कर चुका है और उसको इफेक्ट नहीं किया है ज़रा, फिर उसको आपको स्विच करना होता है जो रेजिस्टेंस नहीं आ रही है। इसमें आप इंजेक्टेबल पे भी जाती हैं, ओरल पे भी जाती हैं? जी सर, ओरल मोस्टली अगर आपका पेशेंट घर में मैनेज हो सकता है तो बेहतरीन तो यही है कि आप उसको ओरल मेडिकेशन पे रखें, पेशेंट के लिए भी फीजिबल हो जाता है। ठीक है। वो तो अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है और हमें उसको एडमिट करना पड़ता है, मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे आ जाती है बात, तो फिर हम इंजेक्टेबल थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन की तरफ जा सकते हैं। जी ठीक है। जी सर, जी, जी सर आप इसमें कुछ अगर ऐड इजाज़त करें। हो जी जी तो। सर। मैं भी टूटी फूटी प्रैक्टिस करता हूँ और 30 ईयर्स से कर रहा हूँ। इसमें ना सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने फरमाया बहुत अच्छा है, इसमें हाई एनर्जी एंड सॉफ्ट डाइट, दो ठीक है। रिक्वायरमेंट्स है उसकी। डाइट सॉफ्ट हो लेकिन उसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा और प्रोटीन्स हो। ठीक है। मैं ये चीज़ सिर्फ टाइफाइड में नहीं, हर फीवर में रेकमेंड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि टाइफाइड के जो जरासीम होते हैं बेसिकली वो अपॉर्चुनिस्टिक जरासीम है, डीट किस्म ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जैसे टीबी के डीट किस्म के जरासीम होते हैं ना, अपॉर्चुनिस्टिक ये मौका ना, प्रस्त मौका मिलेगा तो वो फिर आ जाए। मारे नू मारन वाले मौले नू मौला ना हम में मारे। से हर बंदा जो खाना खाता है ना वो उसमें लाखों करोड़ों टाइफाइड के जरासीम हर खाने में हर बंदे में जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो ऐसे कमजर्व जरासीम होते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते, छुप के बैठ जाते हैं। ठीक है। अब बंदा किसी भी और बीमारी में मुब्तला हुआ तो नकाहत तो होनी है, ऐसे ही। तो ये मरे को मारने आ जाते हैं। सही सर, बंदा immunity आपकी पहले बिल्कुल। उस बीमारी से मरा पड़ा है और उस वक्त ये गीदड़ से शेर बन जाते हैं कि मैं भी हूं। ठीक है। तो आप किसी भी बीमारी में अगर टाइफाइड वाली खुराक को मामूल बना लेंगे, टाइफाइड वाले मामूल और आराम को अपना मामूल बना लेंगे तो बात टाइफाइड तक जाएगी ही नहीं। ठीक है। और जैसे इन्होंने वेरी राइटली फरमाया कि वो हाथ धोना, सफाई, तो मेरी तो तबीयत ये कहा जाता है ना कि अत्ताहरु शत्रुल ईमान, सफाई जो है वो निसफ ईमान है। आपका ईमान तब शुरू होता है जब आप साफ सुथरे होते हैं। तो यहाँ तो 6-6 महीने लोग नहाते ही नहीं। तो इसका सादा लफ्जों में, मैं तो पुराने पेशेंट्स हैं 30 साल से, तो वो एक फैमिली मेंबर, मैं उनका और वो मेरे भी फैमिली मेंबर्स वाला हिसाब, तो वो अब आते हैं ये बुखार चढ़ गया, तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ किमें चढ़ाया है। दैट मीन्स हिस्ट्री का मैंने लफ्ज तब्दील किया हुआ है कि अच्छा जी किमें चढ़ाया है, तो वो खुद ही बताएगा मैंने ट्रैवल किया था, मैंने खाना बाहर खाया था, मैंने माल्टा खा लिया था, अर्ली सीजन में भी आए ही थे तो खट्टे थे, मैंने फलां किया, मैंने चावलों के ऊपर दूध पी लिया, मैंने जो उनके जहन में है। अब किमें चढ़ाया इज अ हिस्ट्री, बट नाउ दे नो। इतने मेरे पेशेंट्स कम से कम एजुकेट हो गए कि बुखार ऐसे ही नहीं चढ़ता, जाहिर बात है बुखार भी हम खुद चढ़वाते हैं। तो पहली बात डॉक्टर साहब वाली, उन कामों से बचें जिनसे बुखार चढ़ता है। जी डॉक्टर साहब, मैं ना आपके साथ ऐड करता हूँ दोबारा एक नए सवाल को। वायरल डिजीज़ के अंदर अल्ट्रासाउंड का हमने अभी जिक्र नहीं किया, तो वायरल डिजीज़ के अंदर हम जो एब्डोमिनल स्कैन करते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? लिवर है, आपका गॉल ब्लैडर है, स्टोमिक है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइनल है, तो इसको किस तरह एक्सप्लेन करें? डॉक्टर साहब मैं फिर एक रिमाइंडर के तौर जी, पर जी, बता सर, दूं कि सर, मेरी आप भी फैमिली हैं, ये टीवी वाले सारे, लेकिन मेरे फैमिली जो हैं वो व्यूअर्स में वो जो डॉक्टर्स नहीं जी, हैं, जी, तो मैं इसको हर उस पे आपके क्वेश्चन को कोशिश करूंगा, या जिन्होंने अब प्रोग्राम ज्वाइन किया है जी, इस जी, मरहले पे तो उनको पता हो कि मैं डॉक्टरी की टर्म्स को अवॉइड करूंगा। सादा लफ्जों में यूं समझें कि आपने एक मोटरसाइकिल खड़ी की, बारिश हो गई, ठीक अब है। वो ठीक है लेकिन उसके प्लग में पानी चला गया, ठीक है। उसकी शेप ठीक है, फंक्शन खराब हो गया, ठीक है। आप फूके मारते हैं, खुश करते हैं, जो भी करते हैं, छोड़ ड्राई दें। करके फिर उसको चलाएंगे। जी। एक मोटरसाइकिल गिर गई, टैंकी टेढ़ी हो गई, लाइटें टूट गई, फ्लॉ हो गई, बंदा बच गया लकीली, उसने उठ के किक मारी, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, वो पहुंच गया, ठीक है। टेढ़े हैंडल से भी चला। अल्ट्रासाउंड बेस, अब वो है शेप की खराबी। ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड पिक करती है किसी भी बीमारी में जो हमारे आज़ा हैं उनकी एक नॉर्मल कुदरती शेप जो है उसमें क्या तब्दीली आई है। ठीक है। अब एक जिगर की मिसाल लेंगे, जी सर। कुछ वायरल डिजीजेस, कुछ अदर डिजीजेस ऐसी हैं जिनमें जिगर का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलती है, तायद भी हो जाती है, और अगर तो पहले ध्यान नहीं गया क्लिनिशियन का तो आप उसको जब लिख के देते हैं तो उसकी तवज्जो उधर भी चली जाती ठीक है। हेपेटाइटिस सी है, ठीक है। लंबा क्रोनिक हो रहा है, उसमें जिगर सुकड़ जाता है। ठीक है। अब सुकड़ना शुरू हुआ है और चीज होगी,
अगर सिकुड़ने के 6 महीने बाद उसने करवाया है तो सरफेसेस वेवी होना शुरू हो जाएंगी लिवर की, मार्जिन्स शार्प नहीं रहेंगे। आप कहेंगे ये डिजीज अब अगले मरहले की तरफ जा रही है, प्रोग्रेशन हो रही है, वर्सनिंग हो रही है, ये एक जगह पे रुकी हुई नहीं है। 6 महीने बाद फिर पेशेंट आता है, आप उसके लिवर में नॉर्मलिटी देखते हैं, साथ पेट में थोड़ा सा पानी भी देखते हैं। अच्छा यार मामला बढ़ रहा है, या तो मरीज एहतियात नहीं कर रहा, या इलाज मुकम्मल नहीं है, और कुछ भी है, या आखिरी लफ्जों में कि मरीज गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। आपने फिर देखा जिगर मजीद सुकड़ गया, पानी से पेट बढ़ के ऊपर को आया हुआ है, और मरीज के लिए सांस लेना भी मुश्किल है, और साथ इस दौरान में गुर्दों में जाहिरी जो रंगत नॉर्मल पेशेंट की होती है उसको इकोजेनेसिटी कहते हैं। तो इकोजेनेसिटी में चेंजेस आनी शुरू हो गई। अब आप कहेंगे कि उसका गुर्दा भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की फेलियर में जा रहा है। सीकेडी में अल्ट्रासाउंड स्पेसिफिकली ऐसे नहीं होता कि आए मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूं कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है। ठीक है। आए मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूं या पेशेंट आगे लेकिन वो चूंकि कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है ना, एब्डोमिनल पेन के साथ रिपोर्ट होगा, ये पेट में जो उसको वॉमिट के साथ रिपोर्ट होगा, ये पेट फूला हुआ नजर आएगा, तो तभी हम उसकी तरफ समटाइम्स सपोर्टिव explanation about the internal condition, sometimes about confirmatory related with the symptoms, sometimes to monitor the progression of the disease, and in obstetrics it is necessary to confirm the normal growth and well-being of the fetus. तो मैं क्या कहूँ, है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ है जिंदगी। कहीं पे ये फाइनल अथॉरिटी होती है, कहीं पे मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है। लेकिन जैसे घर में कुछ किरदार होते हैं ना, बड़ों के, माँ का, बाप का, बहनों का, तो वो हमेशा मुफीद ही होते हैं। भाइयों का वो भाई बहनों के लिए मुफीद हैं, बहनें भाइयों के लिए, माँ बाप दोनों के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड को जब भी आप आजमाएंगे ये अपने मुफीद किरदार में खरा उतरता है। खरा होगा। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखा और आपको ये बात बताने की कोशिश की, अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना चाहा या उनको वेल अवेयर करने की कोशिश की कि उनको ये पता चले कि जो एब्डोमिनल स्कैन हम करवाते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो सर ने बीच में एक शायरी का तड़का लगाना चाहा, तो मेरे जहन में ये बात आई कि अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक़ नहीं है मेरा, अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक़ नहीं है मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, टाइफाइड की एंटीबायोटिक जो होती है वो कितने दिन तक लेनी चाहिए? जी सर, इसका 7 to 14 डेज़ तक हम देते हैं इसका कोर्स, ताकि इरेडिकेट हो जाएं उसमें जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि वो काफ़ी रेजिस्टेंट भी होते हैं। और अगर आपके पास कोई करियर आ जाता है, कोई कैरियर केस है जो आपका ट्रीटमेंट के बाद फिर रिलैप्स में चला गया, तो फिर आपको बाज़ का 4 वीक्स तक भी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। ठीक है, जब तक के कल्चर जाके नेगेटिव नहीं हो जाता। जी सर, लास्ट 1 मिनट है इसमें, आप ये आपने बता दीजिए कि जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सीखना चाहते हैं, वो हमारे HO हैं, PG हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, GP हैं, कंसल्टेंट हैं, वो आप तक किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? आपके थ्रू। मेरे थ्रू तो है ही पहली बात पब्लिक मैसेज, क्योंकि आप वेल नोन है, और दूसरा उसमें ये आ जाता है कि मैं बड़ा मशहूर और डेडिकेटेड सा ऑफिस है PAFP, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन। उनकी मेन एक्टिविटी ही तालीम व तदरीस है, और आप डॉक्टर हैं, जो भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने के हवाले से वो सहूलियात मुहैया करते रहते हैं, हमारे असातिज़ा कराम को बुलाते रहते हैं। अब हम उम्र के उस हिस्से में चले गए कि हमें भी छोटे भाइयों और बच्चों का उस्ताद के तौर पे बुला लेते हैं। तो मैं PFP ऑफिस 196 गार्डन टाउन में वीकली बेसिस पे बेसिक कोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड कराता हूँ। इस साल के आखिर तक हमारा इरादा है कि हम कलर डॉपलर की भी ट्रेनिंग शुरू कर दें। जी नाजरीन, जैसे आपने देखा कि एक बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर हमारी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी कि अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड कैसे सीखना चाहिए, और जितने भी हमारे मेडिकल से रेलिवेंट स्टूडेंट हैं, उसमें LHVs हैं, नर्सेज हैं, या HO हैं, PG हैं, उसमें कंसल्टेंट हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, GP हैं,
जितने भी मेडिकल से रेलिवेंट लोग हैं उन्होंने अल्ट्रासाउंड कैसे सीखना है, क्यों सीखना है, ये सर ने आपको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बताया। सर ने अपनी साइट्स भी आपको बता दी। और इसी तरह वो मरीज़ जो टाइफाइड बुखार में कई कई महीनों से, कई सालों से कंटिन्यू सफ़र करते हैं और उनकी ये मिथ बनी होती है कि मुझे तो टाइफाइड हर साल होना ही होना है, या मुझे तो टाइफाइड होना ही है क्योंकि मुझे टाइफाइड पिछली दफ़ा भी हुआ था। फिर कुछ लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ना बचपन में एक दफ़ा टाइफाइड हुआ था। तो मैं कहता हूँ अब क्या हुआ? वो कहता अब शादी के बाद 2 दफ़ा फिर हो गया। तो बेसिकली जैसे सर ने बताया कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो जब कंप्रोमाइज़ होती है, इम्यूनिटी है क्या? हम अपने नाजरीन को ये बताते हैं कि हमारे जो एक दिफाई निज़ाम है, अल्लाह ने बेशुमार फ़ौज हमारी बॉडी में रखी है जो एक आपकी बॉडी के अंदर दिफा का काम करती है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी आपके ऊपर अटैक करती है तो जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त होती है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, वो उस बीमारी के अगेंस्ट काम करती है। अगर वो दीवार जो आपकी दिफाई दीवार है अगर वो वीक हो जाती है, अब वो वीक कैसे होती है कि आपके मिनरल्स की कमी होगी, विटामिन की शॉर्टेज होगी, आपकी बॉडी के अंदर खुराक की कमी होगी, तो इस वजह से जाके आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कंप्रोमाइज़ हो जाती है। फिर टाइफाइड की वैक्सीनेशन भी होती है, टाइफाइड का ट्रीटमेंट भी होता है, टाइफाइड काबिल इलाज बीमारी है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए गेस्टों के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।